माँ जो पूरी दुनिया में सबसे खास इंसान है, लेकिन कैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को मारकर उसका इल्जाम अपने बड़े बच्चे पर लगाती है और ये सब करने के बाद कोर्ट में बेशर्म होकर झूठ बोलती है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू तो जरूर आएंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से एक सच्ची कहानी है जो 2013 में साउथ कोरिया में घटी थी। पूरी वीडियो देखे बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ 2019 में रिलीज हुई कोरियन फिल्म माय फर्स्ट क्लाइंट के बारे में। फिल्म की शुरुआत में एक वकील दिखाया जाता है जिसका नाम जियोंग है। आज वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए आया है। जियोंग दूसरे वकीलों की तरह नहीं है, वो एक बहुत ईमानदार आदमी है और सब कुछ बहुत ध्यान से जज करता है। इसी वजह से उसे आज ये जॉब नहीं मिली। अब सीन में दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जिनकी माँ अब नहीं रही। छोटे लड़के का नाम है जूनो और बड़ी बहन का नाम है डबिन। जूनो अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि उनकी माँ कैसी दिखती थी, तो डबिन उसे बताती है कि उनकी माँ के बहुत लंबे बाल थे। तो जूनो बोलता है कि कितनी बार तो तुमने कहा है कि माँ के बाल लंबे नहीं छोटे थे। ये सुनकर डबिन सोच में पड़ जाती है कि अब वो अपने छोटे भाई को क्या जवाब दे। दरअसल वो दोनों ही नहीं जानते थे कि उनकी माँ कैसी दिखती थी। डबिन बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, बिल्कुल एक समझदार माँ की तरह। डबिन के पापा बहुत बुरे आदमी है, क्योंकि उसने डबिन की माँ की सारी फोटो को खराब कर दिया था ताकि बच्चे अपनी माँ को पहचान ना सके। अब शाम को डबिन के पापा घर वापस आते हैं और डबिन से बोलते हैं कि अपने छोटे भाई को जगा दो। डबिन अपने छोटे भाई के साथ डाइनिंग टेबल पर आती है। तभी उनके पापा एक महिला को बुलाते हैं। दरअसल उनके पापा ने दूसरी शादी कर ली है और इस महिला का नाम जिचुक है। जूनो और डबिन के पापा उनसे कहते हैं कि आज से ये तुम्हारी माँ है। शुरुआत में दोनों बच्चों की उनकी नई माँ से बहुत अच्छी बनती है। इतने लंबे समय बाद जूनो और डबिन अपनी नई माँ को पाकर बेहद खुश हैं। जब दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आ रहे थे तो जूनो अपनी बड़ी बहन डबिन से कहता है कि देखा, भगवान ने हमारी सुन ली और हमारे पास इतनी अच्छी माँ को भेज दिया। फिर दोनों भाई बहन घर पहुंचकर अपनी नई माँ से मिलते हैं। शुरुआत में उनकी नई माँ दोनों भाई बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आता है। जिचुक अब दोनों बच्चों की कोई भी हरकत सहन नहीं कर पा रही। जरा सी बात पर उसे गुस्सा आने लगता है। जूनो बहुत छोटा बच्चा है और उसे अभी चॉपस्टिक से ठीक से खाना नहीं आता, इसलिए वो हर बार टेबल पे थोड़ा बहुत खाना गिरा देता है। ये देखकर उनकी नई माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो जूनो की बहन डबिन को बहुत मारती है और उससे कहती है कि अपने छोटे भाई को ठीक से रहना और खाना सिखा दो, वरना जब भी ये गलती करेगा तो मार तुम्हें पड़ेगी। इसी बीच जियोंग नाम के एक वकील को दिखाया जाता है। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है क्योंकि जियोंग को अभी तक कोई काम नहीं मिला है, इसीलिए जियोंग को मजबूरन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में जॉब करनी पड़ रही है। इस सेंटर का मिशन बच्चों की रक्षा करना है। अब हम देखते हैं कि डबिन यहाँ अपनी माँ की कंप्लेंट दर्ज कराने आई है और चुपचाप एक कोने में बैठी है। तभी एक महिला उसके पास आती है और उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती है, क्योंकि डबिन बहुत ज्यादा डरी हुई है और बार बार उस महिला से एक ही सवाल पूछ रही है कि आंटी, मैंने अपनी नई माँ की कंप्लेंट करके कुछ गलत किया है क्या? जब मैं वापस घर जाऊंगी तो क्या मेरी माँ मुझे फिर से मारेगी? जियोंग भी वहीं खड़ा होता है तो डबिन उससे भी वही सवाल पूछती है। फिर जियोंग डबिन से बात करता है और बोलता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। अब अगले सीन में डबिन के साथ साथ जियोंग को भी उसके घर आते हुए दिखाया जाता है, लेकिन डबिन की ये सौतेली माँ बहुत चालाक और मंझी हुई एक्टर है। दरअसल जिचुक भी पेशे से एक वकील है, इसीलिए वो अच्छे से जानती है कि किसी भी सिचुएशन को कैसे संभाला जा सकता है। जिचुक जियोंग के सामने बहुत नॉर्मल बिहेव करती है और बहुत अच्छी माँ होने का नाटक करती है। डबिन की माँ से मिलकर जियोंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जिचुक डबिन को सजा देती है और उसे हाथ ऊपर रखने के लिए बोलती है। इतने से उसकी माँ शांत नहीं होती और डबिन को अगले रूम में ले जाती है। रूम में ले जाकर डबिन की पिटाई शुरू कर देती है। डबिन का छोटा भाई उसके बगल वाले रूम में अपने कान पकड़कर बैठा है, क्योंकि अब उससे अपनी बड़ी बहन की रोने की आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही है। जूनो बेचारा बैठकर अपनी बड़ी बहन के रोने की आवाज शांत होने का इंतजार करता है। रात को जब उनके पापा वापस घर आते हैं तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि आप इन दोनों बच्चों को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते। इस बात पर बच्चों के पापा उससे बोलते हैं, लगता है तुम भूल गई हो, इन बच्चों की वजह से सरकार हमें मुआवजा देती है, मैं इन दोनों बच्चों को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। अब अगले दिन डबिन एनजीओ की उस महिला के पास जाती है
वो महिला डबिन से कुछ कहना चाहती है। फिर उस महिला को डबिन की गर्दन पर पिटाई के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो महिला उस निशान को इग्नोर कर देती है और डबिन के पास से चली जाती है। डबिन बहुत परेशान होकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर उसका छोटा भाई जूनो उसका वेट कर रहा होता है। फिर जूनो अपनी बहन से कहता है कि हम लोग उस अंकल के पास क्यों नहीं जाते, वो अंकल हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसी दौरान जियोंग अपने ऑफिस में बैठकर गेम खेल रहा होता है। थोड़ी देर में दोनों भाई बहन उसके ऑफिस पहुंच गए। फिर जियोंग उन बच्चों के साथ अपने ऑफिस से बाहर जाता है और उन दोनों बच्चों को किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उनके लिए बर्गर ऑर्डर करता है। लेकिन जूनो ने इससे पहले कभी बर्गर नहीं खाया था और आज वो पहली बार बर्गर खाने वाला था। फिर डबिन जूनो को बर्गर खाना सिखाती है। अब डबिन जियोंग से पूछती है कि आप क्या काम करते हो, आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे। इस बात को सुनकर जियोंग सोच में पड़ जाता है और उनसे कहता है कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब अगले दिन से दोनों भाई बहन जियोंग के ऑफिस रोज जाने लगते हैं और उससे अलग अलग रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जियोंग उन्हें बाहर घुमाने ले जाता है। जूनो चिड़ियाघर चलने के लिए कहता है, लेकिन जियोंग उसे मना कर देता है। लेकिन जूनो एक छोटा बच्चा है और जियोंग उसे देखकर मजबूर हो जाता है उन्हें चिड़ियाघर ले जाने के लिए। जियोंग अपने काम से बहुत परेशान होता है और अब वो ये काम छोड़ देना चाहता है। अब हर रोज की तरह जियोंग डबिन और जूनो के साथ बाहर घूमने जाता है। तभी जियोंग को एक कॉल आती है। कॉल पे उसे सियोल शहर से एक नौकरी का ऑफर आया था, इसीलिए जियोंग दोनों बच्चों को जल्दी से उनके घर छोड़ देता है। लेकिन जूनो जियोंग से कहता है कि आप सियोल मत जाओ, कल हमारा बर्गर डे है और मैं आपके साथ ही बर्गर खाना चाहता हूँ। इस बात पर जियोंग अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और कहता है कि तुम लोग इन पैसों से बर्गर खा लेना, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। लेकिन जूनो इस बात से नहीं मानता और उसे फिर से रुकने के लिए कहता है। इसीलिए जूनो को शांत करने के लिए जियोंग अपनी कार से एक सॉफ्ट टॉय निकालता है और जूनो को गिफ्ट कर देता है। जूनो ये गिफ्ट पाकर बहुत खुश होता है। जियोंग के जाने से पहले डबिन जियोंग से उसका फोन नंबर मांगती है। फिर जियोंग अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर डबिन को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जियोंग सियोल शहर में इंटरव्यू देता है और उसे वो जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने से जियोंग बहुत खुश होता है। इसी बीच वो दोनों भाई बहन बर्गर की दुकान के सामने खड़े होते हैं, लेकिन पैसे होने के बावजूद वो बर्गर नहीं खाते क्योंकि उन्हें जियोंग के साथ ही बर्गर खाना है। जियोंग अपने दोस्त से फोन पर बात करते हुए उसी सड़क से जा रहा होता है। तभी दूर से डबिन और जूनो को देखता है, लेकिन वो दोनों बच्चों को इग्नोर कर देता है क्योंकि जियोंग को लगता है अब उसकी उन दोनों बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब वो उस जॉब को छोड़ चुका है। ये देखकर दोनों भाई बहन बिना बर्गर खाए ही अपने घर वापस जाते हैं, लेकिन घर पर उनकी डायन माँ इंतजार कर रही थी। घर में घुसते ही उनकी माँ डबिन को जियोंग का विजिटिंग कार्ड दिखाती है और कहती है कि तुम मेरे खिलाफ बार बार कंप्लेंट कर रही हो। ये देखकर डबिन बहुत डर जाती है और उसकी आंखें छपकने लगती है। डबिन को कोई अंदाजा नहीं है कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। जिचुक उनकी माँ इसी बात के लिए डबिन को पीटना शुरू कर देती है। इस बार वह डबिन को इतना ज्यादा मारती है कि उसकी चीख से पूरा घर कांप उठता है। इस फिल्म में डबिन की चीखें आपको सच में रुला देगी। और सोचिए, ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर बनी है। उसकी सौतेली माँ डबिन को पीटने के बाद बाथरूम में बंद कर देती है। फिर अगले दिन डबिन तैयार होकर स्कूल जाती है, लेकिन वो इतना कमजोर और बीमार हो चुकी है कि वो अपनी क्लास में चेयर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। इसी बीच जियोंग सियोल शहर में शिफ्ट हो गया है और वो अपना नया घर देख रहा होता है। तभी उसके पास एक कॉल आती है। ये कॉल डबिन के स्कूल के एक टीचर का था। उसके टीचर जियोंग को बताते हैं कि डबिन की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो गई है और वो सिर्फ आपका ही नाम बार बार बता रही है और आपको कॉल करने के लिए बोल रही है। क्या आप प्लीज यहाँ आ सकते हैं? तब जियोंग उसे बताता है कि मैं सियोल शहर में काम करने आया हूँ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ और वहाँ नहीं आ सकता। लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियोंग वहाँ से निकल जाता है। हम जानते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है। जियोंग डबिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। डबिन सो रही होती है। डबिन अचानक से अपनी आंखें खोलती है और जियोंग को वहां देखकर बहुत खुश होती है। डबिन बोलती है, जियोंग अंकल, क्या आप सच में आए हैं? मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर जियोंग डबिन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ? इस पर डबिन कहती है कि जब कोई भी हमारी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, तब आप ही अकेले इंसान थे जिसने हमारी बातों पर यकीन किया और हमारे दर्द को समझा। मैं जानती हूँ कि मैंने और मेरे छोटे भाई जूनो ने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन आप कभी भी हम पर गुस्सा नहीं हुए। अच्छा, एक बात पूछूं? अगर हमारे जैसे बच्चे गलती से दुनिया में पैदा हो जाते हैं तो क्या इसमें हमारी गलती है? पापा हमेशा कहते हैं कि मैं गलती से इस दुनिया में पैदा हो गई हूँ। मुझे इस दुनिया में लाने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उन्हें मुझे पालना पड़ रहा है।
अंकल प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे और मेरे छोटे भाई को यहाँ से कहीं दूर किसी अनाथालय में भेज दीजिए। ये सब बातें सुनने के बाद जियोंग डबिन को बताता है कि वो इस शहर को छोड़ रहा है। ये सुनकर डबिन एकदम चुप हो जाती है। जियोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन जियोंग डबिन की सौतेली माँ से मिलने जाता है, लेकिन इस बार उनकी सौतेली माँ जियोंग से बहुत बदतमीजी से पेश आती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। उसके बाद जियोंग डबिन के पापा के पास जाता है, लेकिन वह भी जियोंग के साथ बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि वो मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है बच्चों को कैसे पालते हैं, तुम्हें हमारे घर के मामलों में अपनी नाक डालने की जरूरत नहीं है। इतनी बेइज्जती के बाद जियोंग अपनी नई जॉब के लिए सियोल शहर वापस आ जाता है। इस बीच डबिन पूरी तरह से खामोश हो गई है। वो हमेशा बहुत डरी रहने लगी। डबिन ने अपने दोस्तों से फोन लिया और जियोंग को बार बार कॉल किया, लेकिन जियोंग अपने काम में बिजी होने की वजह से अब कॉल का जवाब नहीं देता। डबिन परेशान होकर घर वापस आ जाती है। अब रात को दोनों भाई बहन अपने कमरे में सो रहे थे। जूनो बार बार डबिन से पूछ रहा था कि दीदी अंकल कब आएंगे। फिर डबिन उसे बोलती है कि अंकल अब कभी नहीं आएंगे, लेकिन जूनो को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो उन पैसों को निकालता है जो जियोंग ने उन्हें दिए थे और अपनी बहन से कहता है कि अंकल ने इन पैसों के साथ मुझे वादा किया था कि वो मेरे साथ आकर बर्गर खाएंगे, अंकल जरूर आएंगे। दोनों भाई बहन ये बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से उनकी सौतेली माँ वहाँ आ जाती है। जूनो के हाथ में पैसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, तुमने मेरे बैग से पैसे चुराए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जूनो उन्हें बताता है कि ये पैसे उन्हें जियोंग अंकल ने दिए हैं बर्गर खाने के लिए, लेकिन उसकी माँ ये सब नहीं सुनती और जूनो को पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बर्गर खिलाती हूँ और तुम मेरे बैग से ही पैसे चुराते हो। उसने जूनो की बहुत पिटाई की। फिर जूनो कमरे के एक कोने में बैठ गया और रोने लगा। अब उनकी डायन माँ डबिन को नीचे आने के लिए बोलती है। डबिन ये सब देखकर बहुत डर चुकी है और अपनी आंखों में डर को लेकर नीचे आती है। उनकी सौतेली माँ डबिन से कहती है कि तुम्हारे भाई ने पैसे चुराए हैं, तुम्हें क्या करना चाहिए। तो फिर डबिन जवाब देती है कि चोरी करने वाले को सजा देनी चाहिए। उनकी माँ कहती है कि फिर दो अपने छोटे भाई को सजा। डबिन बहुत डरी हुई है और डरी हुई आवाज में पूछती है कि मैं क्या करूं। फिर वो निर्दयी माँ डबिन को बोलती है कि वही करो जो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, यानी अपने छोटे भाई के गाल पे जोरदार थप्पड़ मारो। फिर डबिन अपने छोटे भाई को अपनी बेहुदा माँ की तरह थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने छोटे भाई के कोमल से गालों पर कैसे मार सकती है जिससे वो इतना प्यार करती है और उसकी देखभाल करती है। तो उसने अपनी माँ से बचने के लिए जूनो के गाल पर धीरे से थप्पड़ मारा। इस पर उनकी निर्दयी माँ कहती है, जोर से मारो वरना मैं उसे मारूंगी। इसके बाद सीन ब्लैकआउट हो जाता है और हमें सिर्फ आवाजें सुनाई देती है। फिर अगले दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि एक छोटी बच्ची ने अपने छोटे भाई को जान से मार दिया। दरअसल उस रात डबिन के बाद उसकी माँ ने जूनो को बहुत मारा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और डबिन को उसकी माँ ने समझाया कि अपने भाई की मौत का इल्जाम वो खुद पे ले ले। अगर वो ऐसा करती है तो उसे कोई सजा नहीं होगी और फिर वो डबिन को कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन डबिन ने सच बताने की कोशिश करी तो वो डबिन की भी वही हालत करेगी जो उसके छोटे भाई की है। ये सुनकर एक 10 साल की छोटी बच्ची क्या ही करती। वो बहुत डरी हुई होती है और अपनी माँ की बात मान लेती है और डबिन को जुवेनाइल कस्टडी में रिहा कर दिया जाता है। लेकिन डबी अब अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। वो अब उस सॉफ्ट टॉय को भी बाहर फेंक देती है जो जियोंग ने उसके छोटे भाई जूनो को दिया था। अब ये खबर जियोंग तक भी पहुंच जाती है और वो सारा काम छोड़कर डबिन के पास आता है। जूनो की मौत की खबर से जियोंग को बहुत दुख होता है और वो सब जगह आकर पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लेकिन जियोंग को किसी से कुछ पता नहीं चलता। वो सब तो छोड़ो, अब डबिन भी जियोंग से नफरत करती है क्योंकि जियोंग ने अपना वादा पूरा नहीं किया था और शायद उसके दिए हुए पैसों की वजह से ही जूनो की मौत हुई है। अब जियोंग वापस सियोल आकर अपने बॉस से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें डबिन का केस लड़ना चाहिए क्योंकि जूनो की मौत की असली जिम्मेदार उनकी सौतेली माँ है। तो इस पर जियोंग के बॉस उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है एक बच्चे की बात पर कोर्ट यकीन करेगा? इस केस को जीतना नामुमकिन है, इसलिए वो सब छोड़ो और दूसरे कामों पर ध्यान दो। ये सुनकर जियोंग अपनी जॉब से रिजाइन देता है और वापस अपने शहर लौट आता है। वापस आकर वो अपने दोस्तों से मिलता है और उनके साथ मिलकर उस केस के लिए सबूत इकट्ठा करता है ताकि वो डबिन को उसकी सौतेली माँ से बचा सके, क्योंकि उस औरत का कोई भरोसा नहीं है कि वो डबिन के साथ भी उसके छोटे भाई की तरह ही करे।
जियोंग अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ सबूत इकट्ठा करता है और उसे कोर्ट में सबमिट करता है। वहीं डॉक्टर की रिपोर्ट से पता चलता है कि जूनो की बॉडी पे जो मार के निशान है वो एक 10 साल की बच्ची कभी नहीं पहुंचा सकती। इसलिए ऑफिसर डबिन की सौतेली माँ पर चार्ज लगाते हैं और उसके पास कोर्ट से एक नोटिस आता है जिसको देखकर वो डर जाती है और डबिन को मारती है। इस पे डबिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। वहीं जियोंग अपने दोस्तों से बात करते हुए कहता है कि हमें कोर्ट में कुछ भी करके ये केस जीतना है। तो जियोंग की दोस्त उसे पूछती है कि क्या डबिन कोर्ट में सबके सामने सच कह पाएगी। इस बात पर जियोंग कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। फिर जियोंग डबिन के एक स्कूल के फ्रेंड के साथ फुटबॉल खेलता है और उसे अपना एक काम करने के लिए मना लेता है। फिर जियोंग उसके दोस्त के हाथ डबिन के घर पे एक पार्सल भिजवाता है जब उसकी सौतेली माँ घर पे नहीं होती। लेकिन बहुत दिनों तक डबिन उन पार्सल का कोई जवाब नहीं देती। फिर एक दिन डबिन उसके दोस्त को वो पार्सल रखते हुए देख लेती है और अपने कमरे में जाकर सारे पार्सल्स को एक साथ खोलकर देखती है। उस पार्सल में एक लेटर था जिसमें जियोंग ने डबिन को लिखा था कि डबिन, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम मुझ पर इसलिए भरोसा करती हो क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ क्योंकि मैं जूनो को नहीं बचा पाया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सेम चीज तुम्हारे साथ हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भाई का कातिल खुलेआम घूमे, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। इसी बीच डबिन की माँ वहाँ आ जाती है और उसे देख लेती है तो वो डबिन को फिर से मारना शुरू कर देती है। डबिन की आवाज सुनकर उसका दोस्त जियोंग को जाकर ये सब बता देता है। ये सुनकर जियोंग भागता हुआ डबिन के घर पहुंचता है और दरवाजे को हथौड़े से तोड़कर घर में घुस जाता है। तब तक डबिन बेहोश हो चुकी थी। डबिन को बेहोश देखकर जियोंग डबिन को उठाता है और अपने साथ उसे अपने घर ले आता है। कुछ देर बाद डबिन को होश आ जाता है। फिर रात के समय डबिन के पापा जियोंग के घर आते हैं और शोर मचाते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी को वापस करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इस बात पर जियोंग बिना डरे उसके पिता को कहते हैं कि जरूर बुलाइए। लेकिन फिर डबिन के पापा वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि सब कुछ जानते हुए डबिन के पापा ने कुछ नहीं किया तो गलती उनकी भी थी। अब अगले दिन कोर्ट में जिचुक अपने आप को बहुत मासूम दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने अपना बेटा खोया है और माँ होने के नाते वो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत डांट देती थी। उसने कभी अपने बच्चों पर हाथ तक नहीं उठाया। लेकिन उस दिन कोर्ट में कुछ नहीं होता क्योंकि डबिन कोर्ट में नहीं थी। अब जियोंग कहता है कि डबिन को कोर्ट में आना ही होगा अगर हमें ये केस जीतना है तो। ये सब सोचकर जियोंग टेंशन में होता है। लेकिन तभी उसका नेफ्यू उससे पूछता है कि अंकल, आपने मेरा सॉफ्ट टॉय देखा? उसमें कैमरा था तो मुझे उससे कुछ रिकॉर्ड करना था। ये सुनकर जियोंग बहुत हैरान होता है और तुरंत अपनी माँ से इस बारे में पूछता है। उसकी माँ बताती है कि उस सॉफ्ट टॉय की नाक को दबाने से रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। ये सुनकर जियोंग तुरंत वहाँ से जाता है जहाँ कूड़े को रिसाइकल के लिए भेजा जाता है क्योंकि डबिन ने जूनो के सॉफ्ट टॉय को कूड़े में फेंक दिया था। जियोंग वहाँ जाकर हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अब अगले दिन कोर्ट में डबिन आ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। ये देखकर जज एक ब्रेक लेने को बोलती है लेकिन उसके बाद भी डबिन कोर्ट में कुछ नहीं बोलती तो उसे कोर्ट से जाना पड़ेगा। फिर जियोंग से मिलने डबिन का वही दोस्त आता है जिसने जियोंग की मदद की थी और उसके हाथ में वही सॉफ्ट टॉय होता है जो जियोंग ने जूनो को दिया था। दरअसल जब डबिन ने उस सॉफ्ट टॉय को फेंका था तो उसके दोस्त ने उसे कूड़े से निकालकर अपने पास रख लिया था। अब ब्रेक के बाद कोर्ट में फिर से सेशन शुरू होता है और जियोंग जज से रिक्वेस्ट करता है कि वो सबके सामने डबिन से कुछ बात करना चाहता है। जज ने उसे इजाजत दे दी। अब जियोंग उस सॉफ्ट टॉय को डबिन को देता है जिसे देखकर डबिन बहुत खुश हो जाती है और वो उसे गले लगाकर रोने लगती है। जियोंग उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर डबिन कहती है कि आप बड़े लोग बहुत बुरे होते हैं। मैंने आपसे कितनी बार मदद मांगी थी लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। हाँ, मैंने अपने भाई को मारा और मेरी सौतेली माँ ने मुझसे मेरे भाई को थप्पड़ मारने के लिए कहा। मैं उस दिन अपने प्यारे भाई को थप्पड़ मार रही थी। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई की हत्या होते हुए देखी। फिर जियोंग ने खड़े होकर जज से कहा कि हमारे देश का कानून इस छोटी लड़की को उसके भाई के हत्यारे के साथ रहने के लिए मजबूर करता है। डबिन को अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई की हत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। जज अब सीधा डबिन से पूछती है, तुम खुद बताओ कि तुम्हारे भाई को किसने मारा? लेकिन डबिन फिर चुप हो जाती है। फिर जियोंग डबिन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अगर तुम डरी हुई हो तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर डबिन धीरे से बोलती है
कि मेरी माँ ने मेरे भाई को मारा, उस औरत ने मेरे भाई को मार डाला। ये सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोगों ने राहत की सांस ली। फिर अपोजिट पक्ष के वकील कहते हैं कि डबिन की बातें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, इसका कोई सबूत नहीं है। इसके बाद जियोंग की दोस्त एक सबूत का टुकड़ा लेकर आती है। फिर उसने जज से सॉफ्टवेयर के अंदर छिपे कैमरे से रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप चलाने की परमिशन मांगी और जिस दिन जूनो की हत्या हुई उस दिन की एक वीडियो क्लिप चलाई। उस वैसी औरत ने जितने भी अत्याचार उन दोनों बच्चों पर किए थे वो सब उसमें रिकॉर्ड थे। वीडियो में उस औरत की क्रूरता को देखकर कोर्ट में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। जिस तरह से उस सौतेली माँ ने छोटे बच्चे को मार मार कर जान से मार दिया, उसे देखकर कोर्ट में बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वहां मौजूद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बच्चे के मरने से पहले उसने अपनी बहन से कहा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ की तस्वीर देख नहीं सकता। मैं शायद कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा है। वो आखिरी बात थी जो जूनो ने अपनी बहन से कही थी। कोर्ट में मौजूद सभी लोग रोने लगे। अदालत ने उस निर्दयी महिला को 20 साल की जेल और उसके पति को 5 साल की जेल की सजा सुनाई। डबिन के पापा को अब रिहा कर दिया गया है, लेकिन वो महिला अभी भी जेल में है। डबिन अब 19 साल की हो चुकी है। वो अभी भी अपने छोटे भाई की क्रूर यादों के साथ इस दुनिया में रहती है। मुझे इस फिल्म के बारे में और कुछ नहीं कहना। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अपने घर के छोटे बच्चों से ज्यादा प्यार करें और उनकी सारी बातें ध्यान से सुने, उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम दे और सब ठीक रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। फिल्म का कौन सा सीन आपको अच्छा लगा और आप अभी क्या फील कर रहे हैं, कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपको फिर से एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में।